उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आम सहमति बनाने के लिए विपक्ष के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से मिले रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई बैठक। आयकर विभाग ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को 2 बेनामी संपत्ति को जब्त करने के आदेश। सफदरजंग अस्पताल में लापरवाही के आरोप के बाद दोबारा इलाज के बाद भी नहीं बच सका नवजात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर आज शाम को लखनऊ पहुंचेंगे। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई जांच के ऐलान के बाद दर्ज पहली एफआईआर में 8 अधिकारियों के नाम। पंजाब में किसानों की कर्ज माफी के ऐलान को लेकर आम बजट में रकम को लेकर स्थिति होगी साफ। मुंबई में भोजपुरी अभिनेत्री की मौत को मां ने आत्महत्या मानने से किया इनकार। में मुंबई बम ब्लास्ट मामले में डॉन अबू सलेम समेत 6 दोषियों की सजा पर आज भी होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में रात में हुई बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। ट्यूबलाइट के म्यूजिकल लॉन्च में सलमान खान ने की जमकर मस्ती। शाहरुख खान ने दक्षिण अफ्रीका में T20 टीम खरीदी। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब 7 की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज आम सहमति के लिए विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। बिहार के राज्यपाल अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद कल दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से तो ज्यादा बात नहीं की, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो अपनी उम्मीदवारी पर आम राय बनाने के लिए विपक्षी दलों से बात करेंगे। इस कड़ी में वो आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और दूसरे विपक्षी नेताओं से समर्थन मांग सकते हैं। इससे पहले विपक्ष ने सरकार पर सलाह मशवरा नहीं करने का आरोप लगाया और नाखुश विपक्ष 22 जून को इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तय करेगा। दिल्ली में जब मीडिया ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से बात की तो उन्होंने कहा कि वो 1-2 दिन में मीडिया को समय देंगे। इसके बाद उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, देश के कल्याण के लिए प्रार्थना, मेरी सभी को शुभकामनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़े हैं। अमित, आखिरकार विपक्ष से आम सहमति बनाने के लिए कब मिलेंगे और क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, इस बाबत उनकी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कल हुई थी और एक अहम मंत्रणा यहाँ पर हुई थी उनके साथ। और जब अब उसके बाद आज यहाँ पर विपक्ष के तमाम नेताओं से मिलने की इनकी कवायद शुरू होगी और जिस कड़ी में सोनिया गांधी हैं, सीताराम येचुरी हैं, इसके अलावा अन्य विपक्ष के नेता हैं। तो आज सुबह से ही ये मुलाकातों का दौर शुरू होने की यहाँ पर संभावना है और यहाँ पर वो निकलेंगे। और इसके अलावा बीजेपी ने एक पूरा का पूरा अपना टीम की मुलाकात कैसे होगी, कहाँ होगी, ये लगा रखी। तो जैसे जैसे दिन यहाँ पर आगे बढ़ेगा ये बात साफ हो जाएगी, पहले किस नेता से मिलेंगे और बाद में किस नेता से मिलेंगे। अमित, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि एक अच्छी चाल अब चल दी है, बीजेपी की तरफ से चल दी गई है और अब जो है बॉल वो विपक्ष के कोर्ट में है। हालांकि कई पत्ते अभी विपक्ष ने खोले नहीं है। जी देखिए, विपक्ष के पास अब ज्यादा कुछ इस
मास्टर एक्शन के आगे काउंटर करने को कुछ है नहीं, क्योंकि पहली चीज ये है कि जो नंबर्स में एनडीए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहा है। दूसरी चीज, अब बात किसकी है? आम सहमति की। तो अब इनकी कोशिश यही है कि आम सहमति एनडीए की कोशिश से बनाई जाए, इसीलिए विपक्ष की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगे यहाँ पर उनकी रणनीति में खुलासा होगा, लेकिन पहली कोशिश इनकी है कि आम सहमति है, और जिसका जवाब यहाँ पर विपक्ष के पास इसका देना मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया अमित। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बुके देकर किया गया। यहां बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पार्टी की ओर से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इससे पहले बीजेपी के दफ्तर में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले अमित शाह पहुंचे और सीधे बीजेपी दफ्तर के अंदर चले गए। इसके बाद पीएम मोदी की गाड़ी यहां पहुंची। प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर निकले तो उनका स्वागत बुके देकर किया गया। पीएम ने कैमरों के सामने हाथ हिलाया और अंदर पहुंचे, जहां बीजेपी संसदीय दल के नेता पहले से मौजूद थे। सभी नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा शुरू हुई। बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसके बाद बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मीडिया के सामने आए और बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान कर दिया। श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। अमित शाह ने कोविंद के नाम पर आम सहमति बनने का भी भरोसा जाहिर किया। श्रीमती सोनिया जी से बात की है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है। अमित शाह ने कोविंद के नाम पर एनडीए के एकजुट होने का भी दावा किया, क्योंकि रामनाथ कोविंद के नाम पर कम से कम एनडीए में कोई दिक्कत नहीं होती दिख रही है। हालांकि शिवसेना ने अभी पत्ते भले ही नहीं खोले हैं, लेकिन एनडीए में शामिल बाकी दलों ने कोविंद के नाम का समर्थन किया है। रामनाथ कोविंद अभी बिहार के राज्यपाल हैं। 1 अक्टूबर 1945 को यूपी के कानपुर में कोविंद का जन्म हुआ। दलितों में कोली समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पहले आरएसएस और बाद में बीजेपी से जुड़े रहे। कोविंद बीजेपी के दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 1994 से 2006 के बीच 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। रामनाथ कोविंद पेशे से वकील हैं। 16 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। साथ ही ऑल इंडिया कोली समाज के भी अध्यक्ष रहे। बीजेपी से लंबे वक्त से जुड़े रहे रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी पर मोहर लगने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा कि मुझे भरोसा है कि श्री रामनाथ कोविंद एक बेहतरीन राष्ट्रपति होंगे। उनके ज्ञान से देश को लाभ होगा। कोविंद संविधान के अच्छे जानकार हैं। वहीं रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी समर्थन किया। लेकिन बीजेपी संसदीय बोर्ड के फैसले पर एनडीए की अहम सहयोगी शिवसेना ने चुप्पी साध ली और पार्टी की बैठक के बाद ही आखिरी फैसला लेने की बात कही। इसके लिए शिवसेना नेता संजय राउत सामने आए और उद्धव ठाकरे का रुख साफ होने तक टिप्पणी करने से इनकार किया। उद्धव जी से समर्थन मांगा है, तो उद्धव जी की भूमिका जो कल थी वही आज भी थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना भी कोविंद का समर्थन कर सकती है, लेकिन विपक्ष ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया और विपक्षी दलों की बैठक के बाद ही कोई फैसला करने की बात कही। हम एक आम राय बनाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के अलावा कई और विपक्षी दल भी बैठक के बाद ही रुख साफ करने के पक्ष में हैं। इस बीच विपक्ष की ओर से भी उम्मीदवार घोषित करने में सुगबुगाहट तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुलकर कोविंद के नाम का विरोध किया तो सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सीधे सीधे विपक्ष के उम्मीदवार की पैरवी कर दी। विपक्षी पार्टियां हम लोग सब मिलकर हम अपना निर्णय लेंगे। लेफ्ट पार्टियों और ममता बनर्जी के खुले ऐतराज के बाद भी कोविंद की उम्मीदवारी की राह ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही, क्योंकि आंकड़ों के खेल में एनडीए विपक्ष से आगे है, तो वहीं टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ आने से राष्ट्रपति पद के लिए कोविंद की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ऊपर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख भी विपक्षी नेताओं को पसोपेश में डाल रहा है, जिन्होंने रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान के तुरंत बाद उनसे मुलाकात की और उनका नाम आगे किए जाने पर खुशी जाहिर की। प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित। हालांकि चुनाव में समर्थन के सवाल पर नीतीश कुमार ने जवाब देने से कन्नी काट ली, लेकिन बिहार के राज्यपाल के तौर पर नीतीश ने रामनाथ कोविंद की तारीफों के पुल बांध दिए। इस बीच रामनाथ कोविंद का नाम आगे किए जाने के बाद यूपी की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले।
हालांकि रामनाथ कोविंद की तारीफ करने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के दलों से कोविंद का समर्थन करने की अपील की थी। श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने में अपना योगदान दें। एनडीए के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। लेकिन इस बीच रामनाथ कोविंद के पैतृक घर कानपुर में खासा उत्साह का माहौल है, जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान होते ही जश्न शुरू हो गया और यहां कोविंद के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी बांटी। अच्छा लग रहा है कि वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो हमारे कानपुर वासियों के लिए गर्व की बात है कि रामनाथ कोविंद ने अपने राजनीतिक जीवन का लंबा दौर कानपुर के इसी घर में गुजारा है। इस बीच अपने नाम का ऐलान होने के बाद रामनाथ कोविंद दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में केंद्रीय मंत्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां रामनाथ कोविंद का स्वागत करने पहुंचे कई केंद्रीय मंत्री हाथ में बुके लेकर उनका इंतजार करते दिखे। एयरपोर्ट पहुंचने वालों में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और थावरचंद गहलोत समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। ये सभी नेता कतार में खड़े हुए। जैसे ही रामनाथ कोविंद एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। सबसे पहले थावरचंद गहलोत ने बुके देकर कोविंद का स्वागत किया, जिसके बाद सभी नेताओं ने बारी बारी से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलकर कोविंद ने सीधे प्रधानमंत्री आवास का रुख किया और पीएम मोदी से मुलाकात की। उधर सफदरजंग अस्पताल में जिस नवजात को डॉक्टरों ने मृत समझकर परिजनों को सौंप दिया था, उसके बाद बच्चे को वापस सफदरजंग अस्पताल में एडमिट किया गया। उस बच्चे की कल शाम मौत हो गई। इस मामले में सभी इंक्वायरी पूरी कर ली गई, जिसकी रिपोर्ट हेल्थ मंत्रालय को भी भेजी गई है। सफदरजंग अस्पताल की लापरवाही में दिल्ली पुलिस ने पीड़ित परिवार से शिकायत भी उन्होंने की थी। पीड़ित परिवार की महिला को 29 मई को एक लड़का हुआ था, जिसके बाद 17 जून को दोनों को छुट्टी दी गई थी, लेकिन 18 जून को बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे दोबारा अस्पताल लेकर आए और परिवार का आरोप था कि इलाज के दौरान उसे मृत बता दिया गया था। दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद रखे हथियार दिखाने लगे। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और इसीलिए पुलिस वाले वहां से बरामद हथियारों को सील बंद करने के बाद एक एक करके दिखाने लगे। गाजियाबाद के लोनी में हथियारों की अवैध फैक्ट्री से पुलिस ने 16 देसी तमंचे और 80 से ज्यादा कारतूस बरामद किए। साथ ही वहां से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। 3 आदमी इसमें अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी इन हथियारों को दिल्ली एनसीआर के बदमाशों को बेचा करते थे। पुलिस अब इन आरोपियों के जरिए हथियारों के खरीदारों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जूते फेंके। गुजरात के वलसाड में एक अस्पताल के उद्घाटन में आए उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की सभा में हंगामा हो गया। इस दौरान वलसाड नगर पालिका के सदस्यों ने चूड़ियां फेंककर विरोध जताया। यूपी के अमरोहा में कर्ज में डूबे एक किसान ने खुदकुशी कर ली। मृतक किसान शाकिर अली पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज था। यूपी के मेरठ में महिलाओं ने शराब दुकान बंद कराने के लिए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शराब दुकान बंद कराकर दुकान के बाहर भजन कीर्तन किया। राजस्थान के झालावाड़ में मिनी सचिवालय में कलेक्टर से मिलने आए 4 लोग लिफ्ट में फंस गए। इसके बाद आनंद फानन में मैकेनिक को बुलाकर चारों लोगों को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के रीवा में पैसे ज्यादा मांगने का विरोध करने पर टोल कर्मियों ने एक परिवार की पिटाई कर दी। यूपी के बागपत में पुलिस की लापरवाही सामने आई। यहां ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी के सोने का वीडियो वायरल हुआ है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सीएम ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बेमियादी बंद के बीच ममता बनर्जी हॉलैंड चली गई हैं, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। यही वजह रही कि दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुतले जलाए जाने लगे। पुतला दहन करने से पहले जीजेएम कार्यकर्ताओं ने दार्जिलिंग में जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अलग गोरखालैंड की मांग पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बेमियादी बंद की वजह से दार्जिलिंग अब तक सुलग रहा है। अत्याचार कर रहा है दार्जिलिंग पे। दार्जिलिंग में जुलूस निकालने के बाद सारे कार्यकर्ता एक चौराहे पर इकट्ठा हुए और ममता का पुतला फूंका। जलते पुतले को प्रदर्शनकारियों ने पैरों से भी रौंदा। इस बीच ममता बनर्जी संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेदरलैंड्स चली गई, जिसके बाद दार्जिलिंग और आसपास के इलाके में विरोध की आग और तेज हो गई। हालांकि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, लेकिन जीजेएम कार्यकर्ताओं का हंगामा बढ़ता ही जा रहा है।
इसकी झलक दार्जिलिंग के बिचनबाड़ी इलाके में भी दिखी, जहां पटरी के किनारे ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया। जलाने से पहले पुतले पर ममता का पोस्टर भी लगाया गया। दार्जिलिंग में भड़की हिंसा के बीच टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, दार्जिलिंग में अलग राज्य की मांग वाजिब नहीं है। ये इलाका बहुत छोटा है, जिसमें संसद की 1 और विधानसभा की सिर्फ 2 सीट हैं। अगर नया राज्य बनाने का ये पैमाना मंजूर कर लिया गया तो भारत में 29 नहीं बल्कि 290 राज्य हो जाएंगे। इससे न केवल अराजकता फैलेगी बल्कि शासन चलाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दार्जिलिंग में जारी हिंसा के दौरान ममता के हॉलैंड चले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई और ये विरोधी उनके इस रवैये पर सवाल उठाने लगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में ममता का कार्यक्रम पहले से तय था, लिहाजा नेदरलैंड्स रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने सबसे शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन वाम दलों ने ममता के विदेश जाने पर सवाल खड़े किए। आग भड़काने के बाद उसमें पानी डालना उसका काम था, वो काम छोड़ के घूमने चले गया। अलग गोरखालैंड की मांग पर अड़े जीजेएम के बेमियादी बंद के 8 दिन बीत चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर मामूली रूप से कम हुए हैं। देश के मुख्य शहरों में आज सुबह 6 बजे से लागू नए दाम आपको बताते हैं। आपके शहर में आज पेट्रोल और डीजल के दाम क्या रहने वाले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में कब्रिस्तान और शमशान की दीवार बनाने में हुए घोटालों की जांच के लिए कमेटी बनी। यूपी सरकार ने कब्रिस्तान और शमशान की दीवार बनाने के नाम पर हुए घोटालों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। यूपी के वक्फ बोर्ड घोटाले की सीबीआई जांच को केंद्र ने हरी झंडी दे दी। इंतजार करना चाहिए कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी साफ करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। यूपी के हापुड़ में घर में घुसे बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर 2.5 लाख की नकदी और जेवरात लूट लिए। कानपुर के एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय पर रेप के आरोप लगाकर हंगामा करने वालों के खिलाफ एनएसए लगेगा। आगरा में छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को सबक सिखाने के लिए लड़कियां लाठी चलाना सीख रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। 21 जून से बड़ी कीमतें लागू होंगी। हम जब रेट बढ़ाते हैं तो प्राइवेट वाले को बढ़ाना पड़ेगा, फायदा किसानों को हो जाएगा। महाराष्ट्र में किसानों से खरीदे गए दूध की बढ़ी हुई कीमत का जनता पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि इसका भार सरकार उठाएगी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 1 लाख मकानों की नींव रखी। वेंकैया नायडू ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4720 शहरों में 20 लाख से ज्यादा मकान बनाए जाएंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बताया कि गंगा सफाई के लिए नया कानून लाया जाएगा जिसके तहत प्रदूषण फैलाने पर सजा होगी। बहुत अच्छा एक्ट बन जाए और ऐसा बने जिसमें कि हम गंगा का संरक्षण भी कर सकें। चेन्नई में हिंदू मक्कल पार्टी के नेताओं ने रजनीकांत से मुलाकात की, जिसे रजनीकांत ने सामान्य मुलाकात बताया। फरहान अख्तर की वेब सीरीज इनसाइड एज का ट्रेलर YouTube पर अब तक करीब 80 लाख बार देखा जा चुका है। इस खेल को वो लोग चलाते हैं जो इस खेल को जानते ही नहीं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और अब फिल्म स्टार्स। मेरा सारा करियर इनके अंडर खेलते हुए निकल गया। फिल्म मुबारका का ट्रेलर रिलीज होने से ठीक पहले अर्जुन कपूर ने वीडियो जारी किया जिसमें वो अलग अलग लुक में दिख रहे हैं। अर्जुन कपूर और अनिल कपूर की फिल्म मुबारका 28 जुलाई को रिलीज होगी। अफगानिस्तान से पहला मालवाहक विमान भारत पहुंच गया है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस विमान की अगवानी की। इस दौरान अफगानिस्तान के राजदूत भी मौजूद रहे। इस विमान से दवा बनाने के काम में आने वाले पौधों की कई किस्मों को भारत लाया गया। अगले हफ्ते अफगानिस्तान से सामान की दूसरी खेप लेकर एक और विमान भारत पहुंचेगा। रामनाथ कोविंद पर आम राय बनाने की कोशिश। और बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां चलती कार में युवती के गैंगरेप का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने हरियाणा के सोहना से लड़की का अपहरण किया और आरोप है कि चलती कार में लड़की का गैंगरेप करने के बाद बदमाश उसे ग्रेटर नोएडा के AWHO सोसाइटी के पास फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी?
जी देखिए, देर रात का मामला है ये। सोना से उन्हीं के कुछ बदमाशों ने कार में युवती को अपहरण किया। उसके बाद वो ग्रेटर नोएडा लेके आ गए और उसे पूरी रात चलती कार में गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसके साथ मारपीट करके ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के सामने उसे चलती कार से फेंक के फरार हो गए, जहाँ अभी युवती की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे गंभीर चोट आई हुई है। वहाँ उसका उपचार चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित। भोजपुरी अभिनेत्री अंजलि श्रीवास्तव की मौत के मामले में अंजलि की मां ने संदेह जताते हुए जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया। बता दें कि मुंबई में अंजलि का शव उसके ही फ्लैट से मिला था। कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी अंजलि के फ्लैट से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बताया जा रहा है कि अंजलि 2 दिन से अपना फोन नहीं उठा रही थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने मकान मालिक को फोन किया। जब मकान मालिक अंजलि के फ्लैट पर पहुंचा तो वहां उसे उसकी लाश मिली। जहाँ से जिस जगह से सुसाइड उसने किया है उस जगह का फैन और बिल्कुल बेड उसके सर, जैसे हम लोग बेड पे खड़े होते थे सब टूटा था। तो कैसे सुसाइड कर लिए, उसका पैर कैसे नीचे चला गया। मिसेस श्रीवास्तव है, इन्होंने सुसाइड किया है। इसके लिए डीएन पुलिस स्टेशन में एडीआर दाखिल है। उसकी जाँच जो है आगे की पुलिस करेगी। हालांकि अंजलि श्रीवास्तव की रेस में मौत के मामले में पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज किया है, लेकिन इस मामले ने पिछले हफ्ते अंधेरी के ही एक फ्लैट में फिल्म अभिनेत्री और मॉडल कृतिका के मर्डर केस की याद दिला दी। अंजलि की तरह ही कृतिका का शव भी उसके फ्लैट से करीब 3 से 4 दिन बाद बरामद हुआ। पहले पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ यानी हादसे में हुई मौत का मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में सामने आए हालात को देखते हुए हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। ये मामला अभी भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। हालांकि पुलिस 2 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। शक है कि कृतिका का कत्ल किसी जान पहचान वाले ने किया है। आशीष सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, दोनों ही गुत्थियां अभी उलझी हुई हैं। जी बिल्कुल, पूरा मामला देखें तो एक तरह से उलझी हुई गुत्थियां हैं, जहां एक तरफ अंजलि का मामला है जिसमें कहीं न कहीं जो मामले की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई चीजें उभर कर सामने आई हैं, जैसे मसलन कि कमरे के दरवाजे का बाहर किससे बंद होना, साथ ही साथ जो बॉडी है, जो सीलिंग है, छत है, वो जो है जमीन से पकड़े पलंग से ज्यादा ऊंचाई पे न होना, यानी कहीं न कहीं मामला अधूरा है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वहीं दूसरी तरफ कृतिका के मामले में देखा जाए तो कृतिका के मामले में भी अभी भी छानबीन जो है वो जारी है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अभी भी उस वॉचमैन की तलाश है जिसने कृतिका की तरफ जाते हुए कृतिका के कमरे की तरफ जो है 2 लोगों को पहुंचाने का काम किया था। इस मामले में अभी भी जो है तलाश जारी है। कहीं न कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों मामलों में हत्या को जो है आत्महत्या की शक्ल देने की एक तरह से कोशिश की गई है, जिसकी जांच करने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। इटली में चल रही सुपर बाइक रेस के दौरान एक खौफनाक हादसा हो गया। रेसिंग ट्रैक पर यह हादसा तब हुआ जब रेस अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। इससे पहले जैसे ही रेस शुरू हुई, सभी खिलाड़ियों की बाइक हवा से बातें करने लगी। इसी दौरान एक खिलाड़ी अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाया और लहराते हुए ट्रैक से बाहर लुढ़क गया। ट्रैक पर एक नहीं बल्कि कई खिलाड़ी फिसले। अब तक रेस अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। 2 खिलाड़ियों में आगे निकलने की होड़ लगी थी। एक मोड़ पर लाल रंग की बाइक पर सवार खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ा, तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उसको कुचल दिया। ट्रैक पर हुई इस खतरनाक टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार नीचे गिर पड़े, लेकिन दोनों तुरंत ही उठे और अपनी बाइक की ओर दौड़ पड़े। और रेस में गनीमत यह रही कि इस खौफनाक हादसे के बावजूद लाल रंग की बाइक पर सवार खिलाड़ी को कोई खास चोट नहीं लगी, लेकिन वो ये रेस हार गए, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के नीचे गिरते ही इंग्लैंड के टॉम साइक सबसे आगे निकल गए और सुपर बाइक रेस जीत ली। हालांकि हरे रंग की बाइक पर सवार खिलाड़ी ने रेस पूरी की और तीसरा स्थान हासिल किया। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में कल काफी हाई लेवल ड्रामा हुआ। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब सरकार 5 एकड़ तक की खेती की जमीन वाले किसानों का फसल के लिए लिया गया जो सारा कर्जा है वो माफ करने जा रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब एक प्रेस रिलीज सीएम ऑफिस की तरफ से जारी की गई तो उसमें लिखा है कि 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों का सिर्फ 2 लाख रुपए का फसल कर्जा और छोटे किसानों का भी 2 लाख रुपए तक का ही फसल कर्जा जो है वो माफ किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष एचएस फुल्का ने भी अपनी पार्टी के रुख से उलट सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान को अधूरा और किसानों के साथ धोखा करार दिया।
ये तो बहुत ही जो ये वाली बात है, ये तो एक तरह से सदन की ये तो बिल्कुल कंटेम्प्ट है कि सदन में आप कुछ और अनाउंस करो और बाद में कुछ और उससे कुछ और जाके उससे चेंज हो जाओ। न्यूज 18 इंडिया ने जब इस बारे में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आज आने वाले बजट में सब कुछ साफ हो जाएगा। आपको कल बजट की जो तफसीलात हैं जो कल आएंगी उसके लिए इंतजार करना। लेकिन सर सदन में कई बात भी तो मैटर करती है ना सर। आप पहले कह रहे हैं कि 5 एकड़ तक पूरा कर्जा माफ, अब आ रहा है कि सिर्फ 2 लाख रुपए माफ। सब कल बजट की तफसीलात के लिए आपको रुकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक शव को कुछ लोग चारपाई पर रखकर ले जाते दिखे। इस बीच सीएम शिवराज सिंह के गृह जिले विदिशा में एक हफ्ते में 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई। खासकर विदिशा से सामने आई इन तस्वीरों ने सियासी माहौल और ज्यादा गर्म कर दिया। विदिशा में कर्ज की वजह से खुदकुशी करने वाले किसान को चारपाई पर ले जाना पड़ा क्योंकि परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई। कांग्रेस ने इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। ये सरकार की किसानों के प्रति घृणा से और अधिक बढ़कर है। वहीं सीहोर जिले में बंशीलाल नाम के किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया। इस बीच किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर पुलिस की जांच पड़ताल का सिलसिला अब भी जारी है। विदिशा में व्हाट्सएप पर शेयर की गई एक पोस्ट एक युवा किसान को भारी पड़ गई, जिसे हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की गई। 19 साल के इस लड़के ने व्हाट्सएप पर इसे गलती से शेयर करने की दलील दी। उससे धोखे से हो गई थी, 9 तारीख को हो गई थी। हालांकि पुलिस ने युवक को पूछताछ के बाद तुरंत छोड़ने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस ने आंदोलन के बाद किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। शोकाकुल परिवारों को कहा गया कि अगर आप भोपाल में नहीं आए तो फिर आपको ये राशि मुख्यमंत्री नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर किसानों को धमकाने का आरोप लगाया। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर जारी सियासत के बीच किसानों के प्रति सरकारी रवैये की पोल खोलती तस्वीर छत्तीसगढ़ से सामने आई, जहां सरकारी कर्ज न चुकाने पर एक किसान को खेती करने से रोक दिया गया और किसान के खेत पर तहसीलदार ने बोर्ड लगवा दिया। सरकारी कर्ज न चुकाने वाले ऐसे कई किसानों पर ऐसी ही कार्रवाई की गई। बोर्ड लगा दिया तहसीलदार साहब पटवारी। सरकारी कार्रवाई की जद में आए किसान बेहद सदमे में हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। केरल में करीब 12 लाख लोग बीमार हैं और यहाँ हालत ये है कि बुखार और बीमारी से अब तक 103 लोगों की मौत हो गई। ऐसी खबर है। दरअसल केरल में मानसून आने के बाद मौसम में हुए बदलाव से बहुत से लोग बीमार पड़ गए। हाल ये है कि करीब 12 लाख लोग किसी न किसी समस्या को लेकर डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। मौसम की वजह से हो रही बीमारी और बुखार का सबसे ज्यादा असर राजधानी तिरुवनंतपुरम में देखा जा रहा है। केरल में डेंगू का भी प्रकोप है, जहां अब तक डेंगू से 32 मौतें हो चुकी हैं। मौत के ये मामले जनवरी से लेकर अब तक के हैं। स्वास्थ्य विभाग राज्य में फैल रही बीमारियों से निपटने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान के भरतपुर में एक गांव के लोग बाणगंगा नदी के किनारे रेत की खुदाई करने लगे। गांव वालों का दावा है कि यहां खुदाई में कुछ लोगों को चांदी के सिक्के मिले और जैसे ही सिक्के मिलने की खबर गांव में फैली, बड़ी संख्या में लोग बाणगंगा नदी के किनारे रेतीली जमीन की खुदाई करने लगे। लोगों ने दावा किया कि यहां कई लोगों को चांदी के सिक्के मिले हैं। पैसे को ढूंढने के लिए हमारे गाँव के लोग और बच्चे सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले सिक्के 1904 से 1919 के ब्रिटिश राज के हैं और इन पर किंग जॉर्ज 5 का नाम लिखा है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई में सिक्के मिलने की खबर को अफवाह बताया। कोई सिक्के मिलने की इस तरीके की प्रमाणिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि चांदी के जिन सिक्कों की तस्वीर दिखाई जा रही है वो कहां से आए। लखीसराय गैंगरेप केस में परिवार के प्रशासन पर आरोप। लखीसराय गैंगरेप केस में पीड़ित के परिजनों ने प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। पीड़ित की मां ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक शराबी ने अपनी पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने भी जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। बिहार के गया में बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी पर हमला कर 1 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। गोली लगने से घायल सर्राफा व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने कछुओं की तस्करी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के पास 190 कछुए बरामद किए गए। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए तैयारियां पूरे जोरों से चल रही है। दक्षिण अमेरिका के चिली में आए बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ की वजह से कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। वहीं हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। दक्षिण अफ्रीका में T20 ग्लोबल लीग के लॉन्च पर केविन पीटरसन ने टेस्ट क्रिकेट के खत्म होने की भविष्यवाणी की। टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल का एक और गाना जारी कर दिया गया।
करती है, ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। न्यूयॉर्क में होने वाले आईफा अवार्ड में वरुण धवन अपनी अगली फिल्म जुड़वा 2 के गाने पर डांस करेंगे। फिल्म बादशाहों में काम कर रहे संजय मिश्रा का लुक सामने आया है। फिल्म जग्गा जासूस के प्रचार में जुटे रणबीर कपूर ने माना कि फिल्म उद्योग में भाई भतीजावाद होता है। खबर है कि फिल्म डॉन का तीसरा पार्ट बन सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चौराहे पर रोबोट को खड़ा देख लोग हैरान रह गए। ट्रैफिक संभालने के लिए बने इस रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान जब ये रोबोट एक चौराहे पर खड़ा होकर ट्रैफिक संभालने लगा तो वहां से गुजर रहे लोग हैरान रह गए। इस ट्रैफिक रोबोट की खास बात यह है कि एक बार कमांड देने के बाद बार बार इसकी देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती। दिए गए कमांड की मदद से ये रोबोट खुद ही ट्रैफिक संभालता है। करीब 500 किलो वजन वाले इस रोबोट में टाइमर और लाइट सिस्टम के साथ कैमरे भी लगे हैं। इसका ऊपरी हिस्सा लगातार घूमता रहता है, जिससे ये चारों दिशाओं में ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकता है। साथ ही ये रोबोट ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी पूरी नजर रखता है और इसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है। इस काम में इस रोबोट के शरीर पर लगे कैमरे मदद करते हैं। देश में नहीं बल्कि पूरे देश का पहला रोबोट ट्रैफिक पुलिस है। इस रोबोट को श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसमें जो भी हमने चीजें हमने लगाई हैं, जो इक्विपमेंट यूज करें, वो सब अच्छी गुणवत्ता के। फिलहाल इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों ने इसका पेटेंट हासिल करने के लिए आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज हो गई। सीबीआई जांच के लिए पहला कदम उठाते हुए सिंचाई विभाग ने गोमती नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई। दर्ज एफआईआर में सिंचाई विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर समेत 8 अफसरों के नाम शामिल है। तत्कालीन चीफ इंजीनियर गुलेश चंद्रा, SN शर्मा, काजिम अली के अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिव मंगल यादव, अखिलेश रमन, कमलेश्वर सिंह, रूप सिंह यादव और सुरेंद्र यादव के नाम शामिल है। वैसे 8 अफसरों में 4 अफसर गुलेश चंद्रा, शिव मंगल यादव, रूप सिंह यादव और अखिल रमन रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करने का फैसला किया। सिंचाई विभाग के इंजीनियर के द्वारा 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिन 8 लोगों में 4 लोग वर्तमान में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 4 लोग रिटायर हो गए हैं और 3 लोग इसमें से चीफ इंजीनियर के पद पर हैं। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। इस योजना के बजट को ज्यादा बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक जांच कमेटी बनाई थी। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट योजना के तहत 2014-2015 में गोमती का किनारा सुंदर बनाने की पहल की गई थी और गोमती रिवर फ्रंट के लिए 656 करोड़ का बजट तय हुआ था। बाद में गोमती रिवर फ्रंट का बजट बढ़ाकर 1513 करोड़ कर दिया गया। 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बावजूद 60% काम भी नहीं हो पाया है, जबकि सिंचाई विभाग ने सरकार से 900 करोड़ रुपए और मांगे। योगी सरकार की खन्ना कमेटी ने जांच में कई इंजीनियर को दोषी बताया। सभी पर प्रश्न चिन्ह उठा, इसलिए हमने उसको सीबीआई को रेफर करने की सिफारिश की। जितना पैसा उसमें स्वीकृत हुआ था उससे ज्यादा पैसा खर्च हुआ। वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो जीएसटी खूबियां गिना रहे हैं। अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं। ये गीत सिर्फ गीत नहीं, एक जज्बा है। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने शहीद पुलिसकर्मी के परिवार से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी फिरोज अहमद के घर जाकर परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस ने मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार में तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया। जो ये फिल्म है पूरी तरह से प्रायोजित है। यूपी सरकार ने विधवा पेंशन के लिए अधिकतम 60 साल की उम्र सीमा को खत्म कर दिया। योगी सरकार ने यह भी फैसला किया कि उन विधवाओं को भी पेंशन मिलेगी जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए है। लखनऊ में बैठक के दौरान देर से पहुंचे एसएसपी दीपक कुमार का एसआईटी के एसपी नागेश्वर सिंह ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। आप बंद करिए ड्यूटी, आपको ऐसा लग रहा है। आगे कहने से नहीं करूंगा सर। भाई आपको करना है करिए, नहीं करना है जाइए। जबरदस्ती की बात कर रहा हूं, ये गलत। भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए एक समझौते के बाद एयर कॉरिडोर बनाकर वहां का सामान विमान से भारत लाया गया। मुंबई के ताज होटल की इमारत को ट्रेडमार्क मिल गया है। ट्रेडमार्क हासिल करने वाली ये देश की पहली इमारत है।
ताज होटल को ट्रेडमार्क मिलने के साथ ही अब कोई भी उसकी इजाजत के बगैर होटल की तस्वीर का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने लालू प्रसाद यादव की बेटी मिसा भारती पर शिकंजा कस दिया है। आयकर विभाग ने मिसा भारती को 2 संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए। सैनिक फॉर्म में एक मकान और जमीन के अलावा आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक आगे की कार्रवाई में आयकर विभाग पटना में बन रहे उनके शॉपिंग मॉल को भी जब्त कर सकता है। सूत्रों के अनुसार मिसा भारती की 5 प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। और इस मामले में बीजेपी ने कहा है कि जो प्रॉपर्टी इनकम टैक्स ने सीज की है वो बेनामी है। जो प्रॉपर्टी ने अभी आईटी ने सीज किया है ये बेनामी प्रॉपर्टी है, जिसके लिए कोई डिटेल देने के लिए, कोई सोर्सेज ऑफ इनकम बताने के लिए मिसा भारती जी के पास कोई आधार नहीं है। रामनाथ कोविंद पर आमराय बनाने की कोशिश।